गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको काफ़ी दिनों से कोई वीडियो दे नहीं पाया, क्योंकि मैं छुट्टी में था और मैं घर चला गया था, इसलिए आपको मैं अपना वीडियो दे नहीं पा रहा था। अब जैसे ही मैं घर गया तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट से मैं मिला, तो उनका ये कहना था कि सर जो नोबेल प्राइज़ या नोबेल पुरस्कार जो मिला है 2020 में, तो इन व्यक्तियों के नाम याद करना काफ़ी कठिन है, तो कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे कि ये याद हो जाए और एग्ज़ाम में अगर आए तो हम आसानी से इसे टिक कर सकें। तो उन स्टूडेंट्स की बातों को सुनते हुए आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं या मैं जो अपना वीडियो बना रहा हूँ, ये नोबेल पे ही है कि नोबेल पुरस्कार जो 2020 में मिला है किन किन व्यक्तियों को मिला है और उसे कैसे आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो चूँकि अब मैं जब आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बता ही रहा हूँ, तो मैं चाहा कि मैं आपको थोड़ी और अच्छे से उसके बारे में जानकारी दे दूँ कि नोबेल प्राइज़ क्या है, क्यों दिया जाता है, कौन देता है, तो जिससे कि आपको आसानी हो इसके बारे में सब कुछ समझने में। तो हम आपको बताते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ जो देती है उस संस्था का नाम है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन, ठीक है। नोबेल फाउंडेशन एक संस्था है जो नोबेल पुरस्कार को वितरित करती है, ठीक है। अब ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 29 जून 1900 में हुई है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 29 जून 1900 को हुआ है और ये नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 ईस्वी से देना शुरू हुआ है, ठीक है। 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार को दिया जा रहा है। अब ये क्यों दिया जा रहा है, सवाल ये भी आता है। तो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही हर साल ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब उनके याद में क्यों दिया जाता है तो मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने लाइफ में लगभग 350 से भी अधिक खोज की, तरह तरह की खोज की है, जिसमें से उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। ये डायनामाइट का खोज किया था। अब ये डायनामाइट का खोज कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1867 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि ये वैज्ञानिक थे और किसी भी चीज़ की खोज करते थे जिससे कि लोग या मानव कल्याण के समाज में आसानी हो, लेकिन इस डायनामाइट का जो ये खोज किए थे, जैसे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना या कई सारे जो सड़क होते हैं बनाने के लिए वहाँ पत्थरों को आसानी से तोड़ना या कुछ ऐसे जगह पे यूज करना जिसका काम लोक कल्याण के लिए हो। लेकिन ये डायनामाइट की जो खोज हुई, तो इस डायनामाइट की खोज से कई सारे ऐसे जगह पे इनका ब्लास्ट हुआ जिससे जो समाज के लिए हितकर नहीं था, जिससे कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनको काफ़ी दुख हुआ, मतलब काफ़ी ठेस पहुंचा। तो यहाँ पे जो उनको ठेस पहुंचा कि मेरे इस प्रयोग का या ये जो मैंने आविष्कार किया इसे गलत वे में लोग यूज कर रहे हैं। जैसे हथियार है, तो हथियार का यूज जो है वो दो तरीके से हो सकता है, किसी की रक्षा के लिए भी हो सकता है, किसी को मारने के लिए भी हो सकता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो इसका आविष्कार किया वो मानव कल्याण के लिए किया था, लेकिन इसका जो उपयोग होने लगा था वो मानव के हित में ना होकर मानव के विरुद्ध होने लगा था, मानव की मृत्यु होने लगी थी। तो इसे वो काफ़ी আহিत हुए, काफ़ी उनको दुख हुआ। तो वो अपनी मृत्यु से पहले, अब उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु जो है दिसंबर 1896 ईस्वी में हुई, ठीक है। ये किनकी मृत्यु हुई? अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु दिसंबर 1896 ईस्वी में हुई और इससे पहले
इससे पहले, मतलब मृत्यु से पहले, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो एक ट्रस्ट को दे दिया था। और उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति मानव समाज के हित में कोई काम करता हो तो उनको इससे जो मतलब संपत्ति जो एक ट्रस्ट को दिए थे उससे जो इंटरेस्ट बनता हो, वो इंटरेस्ट को जो भी मानव समाज कल्याण के हित में कार्य करता हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उसको वो पुरस्कार के तौर पे पुरस्कृत किया जाए। तो इसी के तहत शुरुआत में जो है सो 5 क्षेत्रों में, टोटल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। बाद में 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया गया और अब 6 क्षेत्रों में इसको दिया जाने लगा है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है भौतिकी, चौथा है रसायन, पांचवा है चिकित्सा, और छठा जिसे सबसे लास्ट में जोड़ा गया वो है अर्थशास्त्र। इसे 1968 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो इन फील्ड में जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश के हो, अच्छे काम के लिए, जो मानव समाज के लिए हितकर हो, मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो, तो उनको हर साल पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कृत कौन करता है? तो मैंने अभी आपको बताया नोबेल फाउंडेशन करता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो कि ये 6 फील्ड में दिया जाता है, तो ये 6 फील्ड में क्या दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में? तो नोबेल पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और $10 लाख मतलब दिया जाता है एक फील्ड में। जैसे यहाँ पे किसी को मिला तो उसको जो है एक प्रशस्ति पत्र और $10 लाख दिया जाएगा, ना कि टोटल मिला के, सिर्फ एक फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, अब इसके पैसे कहाँ से आते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जो अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान किए थे, वहाँ से जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट के पैसे को इन लोगों में दिया जाता है जो मानव समाज के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दिया कितने फील्ड में दिया जाता है, इसके बारे में बता दिया। इस पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये क्यों अल्फ्रेड नोबेल ने इन पुरस्कारों को शुरुआत किया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो इस चीज़ की शुरुआत की, तो 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस किस व्यक्ति को दिया गया है, किस किस फील्ड में दिया गया है और उसे क्यों दिया गया है और उसे कैसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं शांति। WFP WORLD वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य संगठन कह सकते हैं या इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम कह सकते हैं। प्रोग्राम को संगठन नहीं, कार्यक्रम कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना हुई वो हुआ 1961 ईस्वी में।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब इसे क्यों दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? बात ये भी आती है कि इसे ये फूड प्रोग्राम क्यों दिया गया। तो भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये शांति का पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। अब ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? ये किसी कंट्री का नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का मतलब संस्था है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी युद्ध या किसी भी आपात परिस्थिति में ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री को पहुंचाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम याद कैसे रखें? तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो बहुत रो रहा है भूख के कारण। रो रहा है मीन्स कि चारों तरफ अपने सराउंडिंग में हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसके रो रहा है तो मतलब अशांति फैलाए हुए। उसको खाना दे देते हैं, खाना जैसे ही दिए वो शांत हो गया। तो यहाँ पे भी है शांति। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों मिला है? खाना देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाया, ठीक है। तो बस इसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि शांति कैसे मिलेगा? खाना देने से बच्चे को, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में किसे मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, याद रखिएगा। अब दूसरा है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? लुईस ग्लुक को मिला है, ठीक। अब ये कौन है और इसे क्यों मिला है? ये अमेरिका की एक कवित्री है और इसे क्यों मिला है? इसकी सुरीली आवाज़ के कारण इसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है ये तो पता चल गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ इसके नाम पे थोड़ा गौर कीजिएगा। इसके नाम पे ग्लू शब्द आ रहा है। ग्लू मीन्स गम, और गम का काम होता है किसी भी चीज़ को चिपका के रखना, बांध के रखना, साट के रखना एक दूसरे से। और यही काम यहाँ पे ये लुईस ग्लुक कर रही है। ये अपने ऑडियंस को या पब्लिक को अपनी आवाज़ से बांध कर रख रही है, ये अपने पास चिपका के रख रही है। तो इसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं लुईस ग्लुक। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्लू मीन्स होता है बांधना, और लुईस ग्लुक भी बांध रही है किसे? पब्लिक को। तो किससे? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें शांति और साहित्य के क्षेत्र में। अब मैं आपको बता रहा हूँ भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजर और एंड्रिया गेज, ठीक है। अब बात आती है कि भौतिकी के क्षेत्र में इन लोगों को क्यों दिया गया है? तो ब्लैक होल, आकाश गंगा में जो हमारी गैलेक्सी है, वहाँ पे ब्लैक होल का पता लगाने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें भी 50% जो भी नोबेल पुरस्कार में जो राशि है उसका 50% इसे और 50% इनमें डिवाइड किया जाएगा। अब ठीक है, क्यों दिया गया ये तो बता दिए कि ब्लैक होल का पता लगाने के लिए दिया गया। अब इसको याद कैसे रखें? तो इन तीनों में, ये 2 में देखिए एक नाम कॉमन आ रहा है, वो है गेज। इसमें भी गेज है और इसमें भी गेज है। और गेज एक टूल्स है, ठीक है। और जितने भी तरह के टूल्स हैं जिससे भी मापन शैली होती है वो किससे आता है? भौतिकी से आता है, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे कि जिसमें भी गेज हो, जिससे भी एक टूल्स की पहचान होती हो, वो भौतिकी से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं रोजर पेनरोज।
रोजर पेनरोज क्या है? इसको याद करने का एक तरीका है कि रोजर एक व्यक्ति का नाम है, रोजर। अच्छा, पेनरोज, तो रोजर जो है वो अपने घर के बाहर एक ब्लैक होल देखता है। ब्लैक होल देखता है। ब्लैक होल क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ब्लैक होल के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि उसके आसपास अगर कोई भी चीज़ रहे तो वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। खींच लेता है मीन्स कि अगर प्रकाश की किरण भी उसके अंदर आ गई तो वो भी मतलब बाहर नहीं आ सकती है, उसमें इतनी अधिक ग्रेविटी होती है। तो रोजर जो है वो हर दिन वो अपने घर के बाहर ब्लैक होल देखता है और हर दिन वो पेन को फेंकता है, ये चेक करने के लिए कि वो ब्लैक होल है या कुछ और है। वो हर दिन पेन को फेंक रहा है, रोज पेन फेंकता है और रोज वो ब्लैक होल उस पेन को खींच लेती है। रोजर रोज पेन फेंक रहा है और वो पेन वो खींच ले रही है, जिससे कि रोजर को पता चलता है कि ये ब्लैक होल है। तो यहाँ से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि रोजर रोज पेन को फेंक रहा है, मतलब रोजर रोज पेन फेंक रहा है। रोजर पेन रोज कहाँ फेंक रहा है? ब्लैक होल में। ब्लैक होल, और ब्लैक होल या फिर गेज वगैरह किससे आ रहा है? तो भौतिकी से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। अब बात ये करते हैं कि इसको चिकित्सा के क्षेत्र में इन तीनों को क्यों दिया गया है। तो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की तो खोज जो है, जो उनकी वायरस है उसका हो चुका था, लेकिन हेपेटाइटिस सी के जो वायरस थे इसकी खोज नहीं हुई थी। और हेपेटाइटिस सी की खोज जो इन 3 वैज्ञानिकों ने किया है, इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो कॉमन सी चीज़ है, आप इसको ध्यान थोड़ा दीजिएगा। हेपेटाइटिस सी की खोज की है, सी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम यू टर्न कर देते हैं। यू टर्न कर दिए मीन्स ऐसे कर दिए, ठीक है। यू टर्न कर दिए, यू टर्न, यू टर्न, ठीक है। अब यहां पे हम चावल के छोटे छोटे दाने को लगा देते हैं, ठीक है। चावल के छोटे छोटे दाने को लगा दिए हैं। चावल मीन्स राइस, राइस को लगा दिए हैं। अब ये देखने में इसका इमेज किस तरह का बन रहा है? ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ए लिखा हुआ है, ए फॉर ऑल्टर, ठीक है। तो यू टर्न, यू टर्न, ह्यू टर्न, थोड़ा कॉमन लग रहा है सुनने में, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। यहाँ चावल के छोटे छोटे दाने लगा दिए मीन्स की राइस, और इसमें भी है चार्ल्स एम राइस, और ये कैसा सिंबल दिख रहा है? ए फॉर ऑल्टर, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी किससे आता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें मिला है? तो इसको घुमा दिए तो यू टर्न, यू टर्न मतलब ह्यूटन, राइस जो कि यहाँ पे आपका है चार्ल्स एम राइस, और ए फॉर ऑल्टर जो है इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में जो मिला है वो है इम्यूनल चारपेंटियर, इम्यूनल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। अब इन्हें क्यों मिला है? तो इन्हें जो मिला है वो जीनोम एडिटिंग के संबंध में मिला है। जीनोम एडिटिंग क्या है?
जीनोम एडिटिंग को आप जीन एडिटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति जो वंशानुगत बीमारी चलता है वो डीएनए के थ्रू ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो इनके जो जीनोम एडिटिंग के तहत है, जो बीमारी किसी व्यक्ति में चला आ रहा है, तो उसके डीएनए को चेंज भी किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे कि उन व्यक्तियों की परेशानी को दूर किया जा सकता है जिनकी वर्षों से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती आ रही हो। तो इस चीज़ को देखते हुए रसायन के क्षेत्र में इन दोनों को मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो डीएनए में सुधार किया जा सकता है, जिससे कि उनके वर्षों से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, डीएनए में सुधार किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इनके नाम के अंत में है डीएनए। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो है रसायन के क्षेत्र में डीएनए है और यहाँ पे भी डीएनए है। ठीक है, अच्छा, डीएनए जैसे कि किसी मतलब उसके जो पूर्वज थे उसको अगर किसी तरह की बीमारी है और वो वंशानुगत बीमारी है, जैसे आप कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो इससे इन जो आने वाले जनरेशन है उसको छुटकारा मिल सकता है, जिसके जो खोज इन दोनों ने किए हैं। अब डीएनए यहाँ पे भी है, डीएनए की खोज की है और डीएनए इसके नाम पे भी है, तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, जेनिफर है डाउडना। ठीक है, अच्छा, अब ये डीएनए है, अगर इंग्लिश में नहीं है हिंदी में आया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डना पढ़ेंगे, और इसके भी लास्ट में है डना। ठीक है, अब पहला जो है वो इम्यूनो चारपेंटियर। तो डीएनए का संबंध किससे है? इम्यूनिटी वगैरह कि इम्यूनिटी अच्छा है, मतलब कि उसका जो वंशानुगत चला आ रहा है डीएनए उसका अच्छा है, मतलब पीढ़ी उसके जो पुराने थे वो मजबूत थे, उनका डीएनए अच्छा है तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी है मीन्स कि यहाँ पे भी आप ले सकते हैं इम्यून। ठीक है, जिससे भी इसको याद रख सकते हैं आप कि इम्यूनल चारपेंटियर। ठीक है, अब अर्थशास्त्र जो कि सबसे लास्ट में 1968 से इस पे नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, इसके बारे में याद करेंगे तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को मिला है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी भी देश को विकसित होने के लिए क्या क्या चाहिए कि उनके यहाँ जितने भी मिल हैं, वो अच्छे से चलते रहे। ठीक है, वो अच्छे से कैसे चलेंगे? जब उस मिल में काम कर रहे कर्मचारी या व्यक्ति विल पावर रहेगा कि हाँ हमको अपने मिल को अच्छे से चलाना है, हमको अपने मिल को अच्छे से चलाना है, तो यहाँ मिल और ये विल, ये दोनों होने से किसी भी देश का अर्थव्यवस्था जो है अच्छे से चल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से ही इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इसमें यहाँ है मिल और इसमें है विल, मिलग्रोम और विल्सन। अर्थशास्त्र के लिए क्या चाहिए? मिल, और मिल अच्छा कब चलेगा? जब व्यक्तियों में विल पावर हो कि हाँ हम इसे अच्छे से चला सकते हैं, अच्छे से चलाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए, हर एक उदाहरण देकर, कहानी देकर बताया हूँ, ताकि आपको कहीं किसी तरह की समस्या ना हो और एग्जाम में जो आपसे पूछे जाए आप उसको आसानी से जवाब दे सकें। तो आज मैं अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।